गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो सभी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन सभी पार्टिकल्स के सेल्फ वेट होते हैं जो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट होती है। अगर यहाँ हम इसका एग्जांपल लें कि ये एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, हमने मल्टीपल पार्टिकल्स ले लिए यहाँ। इस पार्टिकल 1 का वेट डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स का वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम वेट की जनरल बात करें तो वेट हमारा होता है m इंटू जी। m उस पार्टिकल का मास, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब पार्टिकल्स का मास चेंज होगा तो उसका वेट भी चेंज होगा। तो जो सभी पार्टिकल्स मिलके जो उन पार्टिकल्स के रिजल्टेंट वेट होगा, वो रिजल्टेंट वेट जिस पॉइंट पर एक्ट होगा उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन सभी मासेस का रिजल्टेंट वेट W जहां एक्ट होगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। ये अलग अलग मास थे, W1, W2, W3, W4, W5, W6 और इनका रिजल्टेंट था W। सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6। तो इन सभी का टोटल सम रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जिस पॉइंट से पास होगा उस पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट का CG बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। शॉर्ट में हम इसे कभी कभी सिंपल G भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। अब दो टर्म होती है यहाँ पर, एक होती है सेंटर ऑफ मास, एक होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम इन दोनों वर्ड की बात करें, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम है। अगर हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक सिंपल बिल्डिंग के लिए बात कर रहे हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। यानी कि जहां पर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू जहां पर सेम होगी वहां सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होंगे, सेम पॉइंट होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जहां जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे हम अलग जगह पर पहुंच जाए, बहुत बड़े पार्टिकल्स की बात करें, बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स की, तो उनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से जी की वैल्यू में माइनर चेंज आ जाता है, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो जाते हैं। जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो वहां सिंपल हम मास की बात करते हैं बस, कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर उस बॉडी का टोटल मास एक्ट हो उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास। और जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो वहां बात करते हैं हम वेट की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें अगर, एक ऐसा पॉइंट जिस पर उस बॉडी का टोटल वेट एक्ट हो उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों में डिफरेंस क्लियर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर जी सेम है, जी में कोई चेंज नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज होगी। अगर जी चेंज है तो सेंटर ऑफ मास अलग होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी। जैसे कोई छोटा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये बुक ली मैंने एक कोई भी,
ये एक बुक, पेपर, पेपर नहीं आ रहा है इसमें, सिंपल एक पेन ले लेते हैं। चलो ये एक पेन लिया मैंने, इस पेन का एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में ये बैलेंस हो जाए, उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास। वेट को बैलेंस कर देना, जो कोई भी पॉइंट किसी वेट को बैलेंस करेगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। जैसे अगर मैं इस पेन को यहाँ से पकड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो ये गिर जाएगा, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। अगर मैं इसके सेंटर में कहीं जाके इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, देखो जैसे यहाँ गया मैं, यहाँ इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, ये तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब ये बैलेंस है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरी टर्म की बात करते हैं हम, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। एक तीसरी टर्म आती है यहाँ पर, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लिए हम एरिया को बैलेंस करते हैं, सेंटर ऑफ मास में मास बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट बैलेंस, एंड सेंट्रोइड में एरिया को बैलेंस करते हैं। जैसे कोई भी एक ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का अगर हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर इसका टोटल वेट होगा W, यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल, तो इसका सेंट्रोइड भी यही पॉइंट होगा, क्योंकि इसके सेंटर से इस डायरेक्शन का टोटल एरिया और इस पॉइंट से इस डायरेक्शन का टोटल एरिया सेम होगा। अगर मटेरियल हमने चेंज कर दिया, अगर मटेरियल हम चेंज कर देंगे, तो ये मटेरियल अगर मैंने किया, दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऑब्जेक्ट, ये मटेरियल माइल्ड स्टील, ये कास्ट आयरन, रो की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंस होगी, रो 1 रो 2। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड की बात करें, तो यही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। बट अगर सेंट्रोइड की बात करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास दोनों चीजें हमारी वेट पर डिपेंडेंट हैं, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, और m क्या होता है, रो इंटू वी इंटू जी। अगर रो चेंज हो जाएगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा, और जब वेट चेंज हो जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर सेंट्रोइड की बात करूं तो इसके रेस्पेक्ट में एरिया, लेफ्ट हैंड साइड का एरिया और राइट हैंड साइड का एरिया सेम है, तो सेंट्रोइड तो कोई चेंज नहीं होगा, सेंट्रोइड यही पॉइंट होगा, यही सेंट्रोइड होगा। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, जिधर वेट ज्यादा होगा, सपोज रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, सो इसका वेट ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा CG। क्लियर, समझ में हुआ डिफरेंस? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस ये है, सेंटर ऑफ मास में मास बैलेंस होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट बैलेंस होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में ये डिफरेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट बैलेंस होता है कि जिधर वेट होगा ज्यादा उस साइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी शिफ्ट हो जाएगी, बट सेंट्रोइड में एरिया बैलेंस होता है, एरिया। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम अलग अलग मटेरियल से भी बना दें तो उसका सेंट्रोइड में कोई चेंज नहीं होगा। अगर सेम मटेरियल है सब पूरी बॉडी का,
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड तीनों एक ही पॉइंट होंगे। मेन डिफरेंस क्लियर हुआ? मास में मास बैलेंस, ग्रेविटी में वेट बैलेंस और सेंट्रोइड में एरिया को बैलेंस किया जाता है। अब ये तो बात हो गई बैलेंस करने की कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वेट, मास, एरिया हमारे बैलेंस हो रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में सेंट्रोइड, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास आ जाता है कैलकुलेट होके। अब इस सेंट्रोइड का डायरेक्टली लिंक हमारा मोमेंट से भी है। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ, इसका m1g वेट, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ, इसका वेट m2g, एक रॉड के थ्रू ये अटैच्ड है। अब इनके बैलेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका बैलेंस इनका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इधर भी वेट और इधर वेट दोनों बराबर हैं। इसका सेल्फ वेट कुछ नहीं है, तो इसका सीजी यहाँ आ जाएगा और यहाँ इनका रिजल्टेंट वेट एक्ट होगा। इनका सीजी क्या आ गया तुम्हारा सेंटर पॉइंट, और सीजी की वजह से जो इनका रिजल्टेंट वेट था वो एक्ट हुआ डाउनवर्ड। अब अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो इस सीजी का डायरेक्टली लिंक मूवमेंट से होता है। अगर मैं यहां से बात करूं इस मूवमेंट की, ये डिस्टेंस ए, तो ये डिस्टेंस भी ए होगी क्योंकि सेंटर पर लगा हुआ है वेट। तो ये मूवमेंट कितना होगा? मूवमेंट 2 पॉइंट है 2, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मूवमेंट आर्म। फोर्स है हमारा W2, जो वेट होता है वो एज ए फोर्स होता है, तो यहाँ पर हो गया m2g इंटू ए। ये मूवमेंट कैसा है? अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो जैसे हमारी घड़ी की सुई चलती है, तो ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब अगर इस वेट की वजह से मूवमेंट देखें, इस वेट की वजह से मूवमेंट ऐसे आएगा। मूवमेंट अगेन वही होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स वेट m1g इनटू डिस्टेंस ए। ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। सीजी के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर इक्वल होंगे, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे, तो वो पॉइंट उस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो अगर इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होंगे, तो ये ओ पॉइंट इस बॉडी के लिए इसका सीजी होगा। तो मूवमेंट का डायरेक्ट रिलेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है कि मोमेंट बैलेंस हुआ तो सीजी पॉइंट आ जाएगा उस पॉइंट का। अगर इसी एग्जांपल को ऐसे देखूं मैं, ये वेट कम और ये वेट ज्यादा, लाइन के थ्रू अटैच कर दिया, इसका वेट m1g, अगर इसका मास m1, m2, इसका वेट m2g। अब अगर मैं सेंटर में मूवमेंट ले लूं, सेंटर पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो इसका वेट ज्यादा है, इसलिए ये इसे ऐसे रोटेट करा देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए इस टाइम मुझे इसका सीजी शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स हायर वेट। जिधर ज्यादा वेट होगा उस साइड में इसे शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ हमें इसे शिफ्ट करना होगा वो पॉइंट। तो इसका रिजल्टेंट वेट W, रिजल्टेंट वेट W, ये डिस्टेंस A1 और ये डिस्टेंस A2। अगर ये पॉइंट में CG मानता हूं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? m2g इंटू A1, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट m1g इंटू A2। और अगर ये पॉइंट CG है तो ये दोनों आपस में
इक्वल होंगे तभी ये CG पॉइंट होगा। तो CG के लिए क्लियर हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए वेट बैलेंस होगा, मूवमेंट भी बैलेंस होगा, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी कंपोजिट मटेरियल के लिए जिसमें मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल वेट होते हैं, उसके लिए हम कैसे रिजल्टेंट पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, CG की क्या होगी। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे वेरिंगन्स थ्योरम। अब वेरिंगन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक वेट मैंने ले लिया यहाँ, एक वेट कंसीडर किया मैंने यहाँ, मास W1 W2, एक्सिस X एंड Y, ठीक। यहाँ से इसकी डिस्टेंस x1 और इसकी डिस्टेंस x2। इसका CG सपोज मैंने यहाँ मान लिया, इस पॉइंट की डिस्टेंस x बार, इसका वेट dW1, स्मॉल पार्टिकल्स हैं dW2। वेरिंगन्स थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इस रिजल्टेंट फोर्स W का मोमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। जो रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट होगा वो इंडिविजुअल फोर्स के मूवमेंट के सम के इक्वल होगा, मींस इंटीग्रेशन ऑफ x डिस्टेंस और x1 dW1 प्लस x2 dW2 प्लस x3 dW3, जितने भी वेट होंगे सभी का मूवमेंट यहाँ काउंट हो जाएगा, x बार कैलकुलेट हो जाएगा। x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dW अपॉन W। सिमिलरली अगर हम y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dW अपॉन W। तो जो हमारा रिजल्टेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे, रिजल्टेंट किस पॉइंट पर एक्ट होगा उसका CG क्या होगा। कौन सी थ्योरम यूज हुई यहाँ पर, वेरिंगन्स थ्योरम। वेरिंगन्स थ्योरम, वेरिंगन्स थ्योरम मूवमेंट के लिए एप्लीकेबल। x बार आ गए, y बार आ गए। अब अगर इस वेट को मास में कन्वर्ट करना हो तो x बार वेट, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन m इनटू g। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है सभी ऑब्जेक्ट के लिए तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा x dm अपॉन m, मास में कन्वर्ट हो गया। अगर वॉल्यूम की टर्म में कन्वर्ट करना हो, मास इज इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू v, इंटीग्रेशन ऑफ x dv इंटू रो अपॉन v इंटू रो। अगर डेंसिटी सेम है, सेम मटेरियल है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dv अपॉन v, ये हो गया वॉल्यूम की टर्म में। अगर एरिया की टर्म में कन्वर्ट करना हो, x वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ dA इंटू एल अपॉन a इंटू एल, कन्वर्ट होके हो गया x dA अपॉन a, एरिया की टर्म में हो गया। अगर लेंथ की टर्म में कन्वर्ट करना हो यहीं से वॉल्यूम से, इंटीग्रेशन ऑफ dl इंटू a
अपॉन एल इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लिया, तो एक्स डी एल अपॉन मास की फॉर्म में, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ। सिमिलरली जैसे x किया है ऐसे हम y को कर सकते हैं सभी के लिए। अगर इसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करें एरिया की फॉर्म में, अगर मैं लेता हूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस जितने भी मास एरिया होंगे डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड शो ऑन। या हमने ये एरिया की फॉर्म में शो किया है। वॉल्यूम की फॉर्म में करना हो वॉल्यूम में कर सकते हैं, मास में करना हो मास में कर सकते हैं, वेट में करना हो वेट में कर सकते हैं। सिमिलरली इसको हम y के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, y डायरेक्शन में क्या होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? कैसे CG कैलकुलेट करेंगे हम? इंटीग्रेटेड मेथड से, ये कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मास, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ। और अगर आपको ऑब्जेक्ट, कंपोजिट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उनके अलग अलग एरिया, उनके अलग अलग सेंट्रोइड कैलकुलेट करके वहां से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रोइड, इट इज द पॉइंट एट विच whole of the length, area or volume of the body may be assumed to be concentrated. This central point obtained for the volume, surface and line segment are termed as centroid. Means जहां पर टोटल एरिया, टोटल लेंथ, टोटल वॉल्यूम कंसंट्रेटेड रहेगा वो पॉइंट हमारा सेंट्रोइड हो गया। सेंट्रोइड में क्या है हमारा? एरिया, लेंथ, वॉल्यूम। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। It is the point where whole weight of the body appears to be concentrated. The term center of gravity is used only when the gravitational force are considered. यहाँ gravitational force होगा, downward force act होगा। तो CG हम 1D, 2D, 3D सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सेंट्रोइड जहाँ कैलकुलेट करते हैं हम 2D के लिए ही कैलकुलेट करते हैं सेंट्रोइड। एक तीसरी टर्म आती है सेंटर ऑफ मास। Center of mass, it is the point where whole mass of the body may be considered to be concentrated. Center of gravity में था weight, यहाँ पर क्या है? mass। तो तीनों में इजीली हम डिफरेंस कर सकते हैं, सेंट्रोइड, एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट एंड सेंटर ऑफ मास, मास। ओके, अब हम कुछ अलग अलग शेप के लिए CG देखते हैं कहाँ आता है। जैसे ज्योमेट्री सबसे पहले ली मैंने, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर। रेक्टेंगल जिसकी डायमेंशंस विड्थ b, डेप्थ d, तो इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ b इंटू डी। एक्स बार, एक्स डायरेक्शन में सेंटर पॉइंट टोटल d, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? d/2, तो एक्स बार आ गया d/2। वाई बार की बात करेंगे, विड्थ b का सेंटर पॉइंट b/2। अगर ये स्क्वायर है जिसकी चारों डायमेंशन इक्वल होती है ए, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ a स्क्वायर, और एक्स बार वाई बार इसका हाफ a/2 एंड a/2। तो ये अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्टली यूज करने होंगे, तो इसलिए याद करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल का या स्क्वायर हो, उसका सेंटर पॉइंट उसका सेंट्रोइड होता है। अब एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल अलग अलग तरह से हो सकते हैं, यहाँ दो टाइप के बनाए हुए हैं। थर्ड हो सकता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों डायमेंशन इक्वल हो। पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। इसका सेंट्रोइड यहाँ दिखाया हुआ ये पॉइंट होता है, यानी कि इधर से पहले इसके एरिया की बात करते हैं। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका एरिया कैलकुलेट हो जाता है। एक्स बार, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये एक्स बार होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस b, तो यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस होती है हमारी 2b/3, 2b/3, 2b/3। और हाइट यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, टोटल हाइट h, तो ये होगी h/3। याद रखना पड़ेगा ट्रायंगल में h/3 एंड 2b/3। अगर ट्रायंगल इस टाइप से यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो
सेंट्रोइड तो वही पॉइंट होगा यही, इधर से भी h/3b, इधर से भी डायमेंशन बाई 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b/3 और इधर से क्या हो जाएगा h/3। मीन्स जहां 90 डिग्री एंगल बना होगा उस 90 डिग्री एंगल से 1/3 ऑफ डायमेंशन उसका सेंट्रोइड होगा। जैसे यहाँ 90 डिग्री बना हुआ था, यहाँ से इधर 1/3 और इधर 1/3। अब यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, इधर से 1/3 और इधर से 1/3, तो b/3 और h/3 इसके सेंट्रोइड आ गए। अब एक सर्कल की बात करते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है π/4d² एरिया हो गया, और टोटल डायमीटर d है अगर, तो सेंटर पर एक्ट होगा इसका सेंट्रोइड, सेंटर पर होगा d/2 और d/2 दोनों साइड से, x डायरेक्शन y डायरेक्शन। सेमी सर्कल एक इस टाइप से बना हो सकता है या इस टाइप से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एरिया तो सेम होगा, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, π/8d², एरिया होगा π/8d²। अब अगर x डायरेक्शन की बात करें तो इसका सेंटर होगा ये, यहाँ से यहाँ की इसकी डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस होगी, तो ये हो गया d/2। अगर इस हाइट की बात करें, ये हाइट होगी 4r/3π, याद रखनी होगी ये 4r/3π। अब अगर दूसरे वाले के लिए देखिए, अब ये डायमेंशन उतनी ही होगी क्या, 4r/3π, बट किस डायरेक्शन में ये, x डायरेक्शन में, तो यहाँ x बार हो जाएगा 4r/3π और y बार तो वो एज इट इज हाफ होगा d/2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये सर्कल सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल के बाद क्वार्टर सर्कल हो, रेडियस ऑफ r, CG इसका यहाँ होगा 90 डिग्री से 4r/3π डिस्टेंस पर, इधर भी 4r/3π और इधर भी 4r/3π, जैसे यहाँ हमने देखा था इस लाइन से 4r/3π, एरिया उसका और हाफ हो जाएगा, π/16 d² एरिया हो गया। x डायरेक्शन इधर 4r/3π, y डायरेक्शन इधर 4r/3π। क्लियर। अगर ऐसा आए तो अब x बार जो होगा यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस होगी x बार, ये डिस्टेंस हमें पता थी, यहाँ देखा है अभी हमने 4r/3π, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी टोटल डिस्टेंस में से r - 4r/3π, यहाँ से x बार और y बार कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल, मैं अगर ट्रायंगल को यहाँ से ऐसे कट करके देखूं, एरिया सेम एज इट इज कैलकुलेट होगा, जैसे हमने ऊपर ट्रायंगल क्या किया था, हाफ इंटू बी इंटू एच, यहाँ भी होगा हाफ इंटू बी इंटू एच। एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस एक्स बार होगी, अगर इस डिस्टेंस की बात करें ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, तो b/2 एक्स बार हो गया। अब यहाँ 90 डिग्री हो गया, इधर देखूंगा अगर मैं CG, तो 90 डिग्री से कितनी डिस्टेंस पर होता है h/3, तो ये हो गया मेरा h/3। दूसरे वाले के लिए देखो, अब ये डिस्टेंस सेम देखेंगे हम, लाइन से h/3 डिस्टेंस होगी, और y डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस इसकी हाफ होगी b/2। ये हमारी ज्योमेट्रीज हो गई जो न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब न्यूमेरिकल कंपोजिट मटेरियल के हम करेंगे। ओके।